हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैप्टर हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग, और लास्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग तक कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के नाम से आपको क्या समझ आता है? ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं, बी इट मैनेजरियल एक्टिविटीज़, बी इट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। तो वो सारी ही एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्लीट फ्रेमवर्क या फिर स्ट्रक्चर के अंदर परफॉर्म होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ एट डिफरेंट लेवल्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमको बताता है कि आप किसको क्या जॉब पोजीशन देंगे और किसकी जॉब, किसका ड्यूटी जो है एक दूसरे के साथ किस तरीके से इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ एट डिफरेंट लेवल्स। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में आप डिफरेंट लेवल्स क्रिएट करते हैं, तो उन लेवल्स पे आप किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, किसको क्या अथॉरिटी देंगे, ये सब कुछ हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या मतलब हुआ इस बात का कि नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशंस, यानी कि किसको क्या जॉब देनी है और किसको कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी देनी है। इस बात से हमको एक बात समझ आई कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफाई करता है रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। लोग, पीपल, ह्यूमन रिसोर्स, वर्क यानी कि काम, और रिसोर्सेज यानी कि जो भी आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। तो पीपल, वर्क और रिसोर्सेज, इन तीनों में क्या रिलेशन है, इन तीनों में क्या कनेक्शन है, ये चीज़ हमको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर समझाता है। So next is it can be called as a framework within which managerial and operational tasks are performed। तो ये वाली बात तो हमने अभी डिस्कस करी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सारे मैनेजरियल टास्क और ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो क्या समझ आया हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सारे ही टास्क, ऑर्गेनाइजेशन के सारे मैनेजरियल ऑपरेशनल टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। ये ड्यूटी स्पेसिफाई करता है कि किसको क्या ड्यूटी मिलनी चाहिए, किसको कितनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए डिफरेंट लेवल्स पे। और सम अप करके हम ये कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्पेसिफाई करता है पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच का रिलेशन। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रक्चर खुद फ्रेम करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किसी और ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर लेती है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने में डिफरेंट होती है, सबका नेचर, साइज़, फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। तो अपने नेचर, साइज़ और सारे अपनी फीचर्स को कंसिडर करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन को अपना खुद का एक स्ट्रक्चर डेवलप करना होता है। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपना खुद का स्ट्रक्चर फ्रेम कर रही होती है तो उसको कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिवली फ्रेम हो। तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं? फर्स्ट इज़ जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन, हमने ये बात लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ये होल वर्क होता है उसको स्मॉलर जॉब्स में ब्रेक डाउन किया जाता है ताकि सिंप्लीफिकेशन और स्पेशलाइजेशन इन वर्क आए। तो स्मॉलर जॉब्स में जब आप ऑर्गेनाइजेशन के होल वर्क को ब्रेक डाउन कर देते हैं तो फिर आपका दूसरा काम क्या होता है? उन जॉब्स को सूटेबल एम्प्लॉयज़ को असाइन करना। तो जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब असाइन कर रहे होते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी चाहिए कि आप जो जॉब डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे उन्हें जॉब डिस्क्रिप्शन, जो डॉक्यूमेंट आप उनको देंगे उसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होने चाहिए जॉब के कंटेंट्स, यानी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स का क्या मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या आपने अपने एम्प्लॉय को बता दिया कि भाई तुम्हारा टारगेट ये है, तुम्हारी जॉब ये है कि तुमको प्रोडक्शन करना है, तो भाई वो चाहे 2 यूनिट बनाए चाहे 200 यूनिट बनाए, वो उसके ऊपर है। लेकिन अगर आप उससे एक्सपेक्टेड रिजल्ट कि आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे, या आप अगर उसको डिफाइन कर देंगे कि तुम्हें कम से कम 10 यूनिट बनाने हैं दिन में, तो वो आपको कम से कम 10 यूनिट दिन में बना के देगा। तो इससे क्या पता चला कि आप जॉब डिज़ाइन करते वक्त एज अ मैनेजर आप ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि आप क्लियरली सारे कंटेंट्स मेंशन करें जॉब डिस्क्रिप्शन में और एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी मेंशन करें।
सेकेंड इज डिपार्टमेंटेशन। तो जॉब तो भाई ब्रेक डाउन हो गई, मतलब होल वर्क सिंपलर जॉब्स में ब्रेक डाउन हो गया। सिमिलर नेचर की जॉब्स जो हैं उनको एक साथ मिलाकर एक डिपार्टमेंट अलग क्रिएट कर दिया जाता है। ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो डिपार्टमेंट्स जब क्रिएट करे जाते हैं तो उस टाइम पे क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई जिन जॉब्स का सिमिलर फंक्शन है, जिन जॉब्स का सिमिलर नेचर है, उनका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जाए ताकि यूनिफिकेशन इन वर्क आए। तो डिपार्टमेंटेशन का क्या मतलब हो गया? ग्रुपिंग द जॉब्स एंड फॉर्मिंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये थे 2 पॉइंट्स। चलिए अब तीसरा पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट एंड थर्ड पॉइंट हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स यानी कि एम्प्लॉइज मैनेज कर सकता है। तो आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्रेम कर रहे होते हैं, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप एक मैनेजर के अंडर कितने एम्प्लॉयज़ डाल रहे हैं, वो मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ संभाल पाएगा। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ का बेस बनते हैं कि एक मैनेजर कितने एम्प्लॉयज़ संभाल सकता है। तो फर्स्ट फैक्टर इज कैपेसिटी इंटेलिजेंस ऑफ मैनेजर। मैनेजर की जितनी ज़्यादा कैपेसिटी और मैनेजर का जितना ज़्यादा इंटेलिजेंस, वो उतनी ही ज़्यादा एम्प्लॉयज संभाल पाएगा। अगर मैनेजर इज़ नॉट इंटेलिजेंट इनफ या फिर ही इज़ नॉट केपेबल इनफ, तो फिर वो उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ भी अपने अंडर मैनेज नहीं कर पाता है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट ऑफ मैनेजर्स इन देयर एम्प्लॉयज़, यानी कि मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट नहीं करता है तो वो उतने ज़्यादा फिर एम्प्लॉयज़ संभाल ही नहीं पाएगा। वो जब उसका जो ट्रस्ट है वो सिर्फ कुछ ही लिमिटेड लोगों में ही है, तो फिर वो उन लिमिटेड लोगों को ही मैनेज कर पाएगा। वो ज़्यादा लोगों को या ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को मैनेज ही नहीं कर पाएगा। देन एम्प्लॉयज़ इंटेलिजेंस लेवल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एम्प्लॉयज़ का इंटेलिजेंस लेवल क्या है। अगर एम्प्लॉयज़ आर इंटेलिजेंट इनफ तो क्या होगा कि वो खुद ही बातों को आसानी से समझ जाएंगे और फिर मैनेजर को इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो एक ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर संभाल सकता है। वहीं अगर एम्प्लॉयज़ आर नॉट इंटेलिजेंट इनफ तो फिर क्या होगा, उनमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उनको जॉब समझाने के लिए, काम समझाने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए, उनको डिसिप्लिन रखने के लिए। तो उस टाइम पे मैनेजर के एफर्ट्स इतने इंक्रीज़ हो जाएंगे तो उनका साइज़ जो होगा, जो ग्रुप का जो साइज़ होगा उसको कम करना पड़ेगा। देन नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब का मतलब है कि अगर जॉब किस तरीके की है, अगर रूटीन जॉब है जो रोज़ाना ही परफॉर्म की जाती है तो उसमें तो एम्प्लॉयज़ अपने आप ही स्पेशलाइज्ड हैं, उनको तो पता है क्या काम करना है क्या नहीं करना है, तो वो खुद ही कर सकते हैं। उसमें मैनेजर को इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं है, तो मैनेजर उस टाइम पे ज़्यादा लोगों को संभाल सकता है। बट व्हेन स्पेशलाइज्ड और सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब हैज़ टू बी परफॉर्म्ड, तो उस टाइप की जॉब परफॉर्म करने के लिए एक मैनेजर स्मॉल ग्रुप ही अपने अंडर रखता है, क्योंकि बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझानी पड़ती हैं। और जब आपको इतनी डिटेल में कोई चीज़ किसी को समझानी पड़ती है तो आप इतना बड़ा लार्ज ग्रुप नहीं रख सकते हो, आप समझा नहीं पाओगे किसी को या फिर मैनेज नहीं कर पाओगे। तो क्या बात हुई कि भाई स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब हुआ कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉयज संभाल सकता है। तो ये था थर्ड पॉइंट। चलिए अब लास्ट पॉइंट समझते हैं। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब है शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी बिटवीन मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट। जनरली ऐसा होता है कि मैनेजर कुछ पार्ट ऑफ अपनी अथॉरिटी का वो सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र करता है ताकि ज़्यादा इफेक्टिवली और जल्दी डिसीजन मेकिंग हो पाए। जैसे आप इस चीज़ का एग्जांपल ले लीजिए कि सपोज़ एक सेल्स मैनेजर के अंडर 10 सेल्समैन काम कर रहे हैं, तो सेल्स मैनेजर ऑफ कोर्स सुपीरियर सेल्स पर्सन जो हैं वो सबऑर्डिनेट्स हैं। तो सेल्स मैनेजर ने क्या करा कि अपनी थोड़ी सी पार्ट ऑफ अथॉरिटी सेल्स मैनेजर्स को ट्रांसफ़र कर दी। क्या कि भाई तुम डिलीवरी डेट्स वगैरह ये सारे जो छोटे मोटे डिसीजंस हैं वो तुम खुद ले लो। तो अगर वो इस डिसीजन को खुद लेंगे तो क्या होगा, इफेक्टिवनेस आएगी। हर चीज़ के लिए जल्दी जाना, मतलब हर चीज़ के डिसीजन के लिए वहाँ तक जाना ज़रूरी नहीं है सेल्स मैनेजर तक। सेल्स पर्सन जो है वो खुद भी डिसीजन ले सकते हैं। तो क्या होगा इससे कि इफेक्टिवनेस आएगी और जल्दी आसानी से काम हो जाएगा। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ कि शेयरिंग ऑफ अथॉरिटीज़ बिटवीन द मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट्स। मैनेजर जब अपने कुछ पार्ट ऑफ अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट को ट्रांसफ़र कर देता है तो उसको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। बस यही कुछ पॉइंट्स थे जो हमको ख्याल में रखने थे फ्रेमिंग करते वक्त ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। बस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। तो लास्ट लेक्चर में जब हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस डिस्कस करा था तो उसमें डिपार्टमेंटेशन वाले पॉइंट में हमने ये बात समझी थी कि डिपार्टमेंटेशन 2 तरीके से हो सकते हैं, दैट इज़ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर।
तो वो बस आज हम उसी चीज़ को टाइप्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि 2 टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। चलिए अब इनको एक एक करके समझते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट टाइप है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें होता क्या है कि ऐसी जॉब्स या फिर एक्टिविटीज़ जो सिमिलर फंक्शन की होती हैं उन्हें एक ग्रुप में डाल दिया जाता है और उनका एक डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे कि व्हेन द एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड टुगेदर कीपिंग इन माइंड फंक्शंस ऑफ द जॉब, इट इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर का मतलब है जब सिमिलर फंक्शंस वाली जॉब्स को एक ग्रुप में डाल दिया जाता है तब वो फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर होता कैसा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सबसे टॉप पे, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर, एक जस्ट एन एग्जाम्पल है ये, और उसके अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो जैसे प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है तो जितनी भी प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी एक्टिविटीज़ का फंक्शन प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आ जाएंगी। मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ का फंक्शन होगा वो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट में आ जाएंगी, जैसे कि सेल्स हो गया, प्रमोशन हो गया, पैकेजिंग हो गई, सारी ही चीज़ें मार्केटिंग के अंदर। उसी तरीके से फाइनेंस, परचेज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स क्रिएट करे जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में उनके फंक्शन को कंसिडर करते हुए। तो बस यही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या हैं? पहला एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन। ऑफ कोर्स अगर आप एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देंगे और उस डिपार्टमेंट के लोगों को सिर्फ वही काम करना होगा, जैसे सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को सिर्फ प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें ही करनी है, तो वो उसको बार बार परफॉर्म करके वो उसमें स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, मैनेजर्स भी और एम्प्लॉयज़ भी। तो फिर वर्क में उनकी एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन आता है। देन नेक्स्ट इज ईजी सुपरविजन। जब एक मैनेजर को सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट को संभालना है, ना कि सिर्फ होल ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके लिए सुपरविजन करना यानी कि ख्याल रखना कौन क्या कर रहा है और गाइड करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, सारी चीज़ें ईजी हो जाती है क्योंकि उसको सिर्फ अपने ही रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट को देखना है। देन ईजी कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन भी आसान हो जाता है। क्या होता है कोऑर्डिनेशन में कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से इजीली कोऑर्डिनेट कर पाता है, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से हो पाता है। देन इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज कैसे होती है कि भाई एक मैनेजर अगर सिर्फ अपनी ही डिपार्टमेंट को देख रहा है, वही रूटीन जॉब बार बार परफॉर्म कर रहा है, तो उसका स्पेशलाइजेशन हो जाता है और उससे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इफेक्टिव ट्रेनिंग। इफेक्टिव ट्रेनिंग का मतलब है कि एक एम्प्लॉय को जब आप ट्रेन करना चाहेंगे तो उसकी क्या होगी कि उसकी लिमिटेड ही जॉब है कि भाई उसको अगर प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें करनी है तो बस उसी की ट्रेनिंग आपको उसको देनी है, उसी की स्किल आपको उसको प्रोवाइड करानी है। तो जब आप लिमिटेड चीज़ों की ट्रेनिंग उसको देंगे तो इफेक्टिव ट्रेनिंग होगी। ऐसा नहीं कि उसको हर काम आप सिखा रहे हो, तो हर काम में तो वो मास्टर नहीं हो सकता। अगर आप उसको एक ही या 2 ही काम सिखाओगे, उसी की ट्रेनिंग दोगे, तो ट्रेनिंग ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये थे एडवांटेजेस। चलिए अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो चलिए डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट है फेल्स टू सी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब है इस बात का कि हर मैनेजर अपने अपने डिपार्टमेंट को देखने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोस्पेक्ट को देखना तो भूल ही जाता है। वो सोचता है मेरा काम तो है डिपार्टमेंट को संभालना और मैं डिपार्टमेंट को ही संभालूंगा। वो ऑर्गेनाइजेशन के होल गोल को और प्रोस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर देता है। देन डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन डिक्रीज कैसे होता है कि भाई हर मतलब डिफ़िकल्ट हो जाता है जब लार्ज हो जाती है, जब लार्ज साइज़ हो जाता है एक डिपार्टमेंट का, तो फिर ऑफ कोर्स जितना बड़ा डिपार्टमेंट होगा उतना ही कोऑर्डिनेट करना मुश्किल हो जाता है, और जितना कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग होती है। डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड। डिपार्टमेंटल हेड्स का कुछ इस तरीके का एटीट्यूड हो जाता है कि वो अपने डिपार्टमेंट को अपना फंक्शनल एम्पायर समझने लगते हैं, और फिर इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंटल हेड्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और डिफरेंट फिर डिपार्टमेंट्स के बीच में भी कन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं। डिफ़िकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। जब भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता है तब ये बहुत मुश्किल हो जाता है फंक्शनल डिपार्टमेंट में कि किसको अकाउंटेबल, मतलब किससे जवाब मांगे, कौन जिम्मेदार है इस मतलब फेलियर का,
किसकी वजह से ये गोल अचीव नहीं हो पाया, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये कह देगा कि मैंने तो सही करा था, इसकी वजह से हो गया, इसकी वजह से हो गया। तो अकाउंटेबिलिटी बहुत मुश्किल हो जाती है। कौन जिम्मेदार है, किसने अपना गोल ठीक से अचीव नहीं करा, कौन अलग डायरेक्शन में जा रहा था, ये पता नहीं चल पाता है। सो लास्ट इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब वो एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं, उसे उसी डिपार्टमेंट की फंक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और ट्रेनिंग मिलती हैं, तो फिर वो किसी और डिपार्टमेंट में कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एडजस्ट करने में। क्योंकि उनको अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉय है तो उसने सारी चीज़ें प्रोडक्शन से रिलेटेड ही सीखी हैं, उसकी स्किल भी उसी हिसाब से डेवलप हुई, उसको ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से मिली। अगर आप उसे किसी और डिपार्टमेंट में जाने को बोलेंगे तो वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं सीख पाएगा। तो इससे क्या होता है कि इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं आपके एम्प्लॉयज़, वो फिर उस काम के अलावा कोई और काम कर ही नहीं पाते हैं। तो ये थे डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं कि ऐसी जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ये टाइप ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है जो कि सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करती हैं। और वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील करने का मतलब है कि अगर कोई कंपनी कॉस्मेटिक बना रही है तो वो सिर्फ कॉस्मेटिक ही बना रही है, वो कुछ और नहीं कि मेडिसिन भी बना रही हो, टेक्सटाइल भी बना रही हो, ऐसा नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हर किसी प्रोडक्ट के अंडर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आएंगे और इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। तो ऐसा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो तब सूटेबल है जब वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट में आपकी ऑर्गेनाइजेशन डील कर रही हो और लार्ज साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत पड़े। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसमें होता है जब लार्ज साइज होता है ऑर्गेनाइजेशन का और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे होते हैं, तब ये स्ट्रक्चर काम आता है। इसमें क्या होता है कि भाई सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, वो सोप भी बना रही है, कॉस्मेटिक भी बना रही है, टेक्सटाइल्स भी बना रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो सिर्फ सोप बनाने के लिए यूज़ हो रही हैं उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जिसको हमने सोप का नाम दे दिया। ऐसी एक्टिविटीज़ जो कि कॉस्मेटिक बनाने के लिए लग रही हैं उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया और कॉस्मेटिक का नाम दे दिया। इस तरीके से डिफरेंट डिविजन्स क्रिएट कर दिए जाते हैं एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई करते हुए कि कौन सी एक्टिविटी किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हो रही है। तो इस तरीके से डिविजन्स क्रिएट करे जाते हैं और ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप पे, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग प्रोडक्ट्स के बना दिए जाते हैं कि टेक्सटाइल का एक डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक का एक डिपार्टमेंट, मेडिसिन का एक डिपार्टमेंट, सोप का एक डिपार्टमेंट। तो टेक्सटाइल की अगर हम बात करें तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जॉब या फिर जितने भी लोग टेक्सटाइल बना रहे होंगे, टेक्सटाइल के लिए काम कर रहे होंगे, वो टेक्सटाइल वाले डिपार्टमेंट में आ जाएंगे। टेक्सटाइल का अपना अलग प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होगा, फाइनेंस का डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट होगा। उसी तरीके से कॉस्मेटिक का अपना अलग प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग का, और सबके अपने अपने अलग रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स होंगे। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में होता क्या है, जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील कर रही होती है तो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ हो रही हैं उनको एक डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। तो चलिए अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि जब एक होल डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाएगा एक ही प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए होंगी। तो बनाते बनाते स्पेशलाइजेशन आ जाएगा और फिर क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो होगा वो अच्छे से बन पाएगा। सपोज़ अगर आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट नहीं करे हुए हैं और वही एम्प्लॉय कॉस्मेटिक भी बना रहा है और वही एम्प्लॉय टेक्सटाइल भी बना रहा है, तो वो ना तो कॉस्मेटिक ठीक बना पाएगा ना ही टेक्सटाइल ठीक बना पाएगा। वहीं अगर आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं और आपका एम्प्लॉय प्रोडक्ट ही मतलब सिर्फ कॉस्मेटिक बना रहा है और ये वाला एम्प्लॉय सिर्फ टेक्सटाइल बना रहा है, तो फिर वो लोग अपने अपने प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज हो जाएंगे और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा निकल के आएगा। देन फास्ट डिसीजन मेकिंग। हर चीज़ के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास या मैनेजिंग डायरेक्टर के पास जाना ज़रूरी नहीं है, अपने ही डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसीलिए डिले इन डिसीजन मेकिंग नहीं होता है। सो नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा नहीं हो पाया
तो आप किसी को अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। आपको पता होगा कि भाई कॉस्मेटिक वाले ने अच्छा बिजनेस नहीं करा, या टेक्सटाइल वाले ने अच्छा बिजनेस नहीं करा, या मेडिसिन वाले ने अच्छा उतना आउटपुट नहीं निकाला, तो आपको पता होगा कि कौन जिम्मेदार है, आप अकाउंटेबल ठहरा सकते हो। देन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। अगर जैसे आपका सोप का अलग डिपार्टमेंट है और कॉस्मेटिक का अलग डिपार्टमेंट है, तो सोप के प्रोडक्शन में जो बंदा काम कर रहा है वो जाके कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन में भी काम कर सकता है, क्योंकि उसको प्रोडक्शन तो आता ही है। तो इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है। देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ किस तरह से होती है कि अगर आपने अलग डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं तो विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स आप न्यू डिपार्टमेंट्स ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ही डिस्टर्ब करना पड़ जाए एक नया डिपार्टमेंट क्रिएट करने के लिए। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स तो अपने अपने अलग अलग इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, आप एक नया डिपार्टमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। तो ये थे एडवांटेजेस। चलिए अब डिसएडवांटेजेस देखते हैं। सो डिसएडवांटेजेस हैं, फर्स्ट डिसएडवांटेज है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। मोर रिसोर्सेज कैसे रिक्वायर्ड होंगे कि भाई हर डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है, उसको अपने लिए सारा फाइनेंस चाहिए, एक अपने लिए एक कंप्लीट एक बजट तैयार चाहिए, उसको अपने लिए सारे रिसोर्सेज चाहिए, क्योंकि वो तो एक होल डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहा है, तो ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है ऐसे टाइम पे। तो ये एक डिसएडवांटेज है। देन प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को तो भूल जाता है, वो सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पे फोकस करता है। देन कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। कन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं कि भाई जब एक तरफ से ऊपर से बजट आएगा, सपोज 1 करोड़ रुपए हैं, वो ही सब में बंटने हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में बंटने हैं, तो फिर कन्फ्लिक्ट्स आने लगता है कि भाई एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के टाइम पे केस को ज़्यादा दे दिया, हमें चाहिए ज़्यादा, हमारा नहीं हो पा रहा है, ये है वो, इस तरीके से कन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं। तो ये थे भाई एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। अब बात करते हैं कि डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप कैसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वहाँ सूटेबल है जहाँ पर आपकी लार्ज साइज हो ऑर्गेनाइजेशन का और आप मोर देन 1 लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, आप कॉस्मेटिक भी बना रहे हो, आप टेक्सटाइल भी बना रहे हो, आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ना कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में डील कर रहे हो। तो कैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, जो डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करती है। तो ये थे हमारे भाई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। आज हमने कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर स्टडी कर लिया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे के लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। आप साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चले, फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।